58 की एज में जाके आप रिटायर होंगे, लेकिन आप तो बहुत कम एज के अंदर ही रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा फाइनेंस के अंदर क्या कुछ किया आपने कि जिससे हम भी हो सके यार? रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, रिटायरमेंट की एक प्लानिंग होती है। तो इसके लिए क्या करना होगा और आपने क्या किया है कि इस एज के अंदर आप बाहर निकल चुके हैं कि हाँ अब तो भैया घूमना फिरना है और ज़िंदगी मज़े में गुजारनी है? देखो, इसके लिए ना कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। ये लोन वाली ज़िंदगी सही है या आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है? लोन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर की मेहनत को मैंने आज बेच दिया। आपके पास में 2 है, 3 है, 4 है, 5-5 क्रेडिट कार्ड हैं लोगों के पास में, मेंटेन करते हैं, तो क्या वो सही है यूज़ करना? क्रेडिट कार्ड में हमेशा बताया जाता है आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, वो रिवॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर 45 दिन आग टप जाए तो अगले पिछले सारे ब्याज इकट्ठे लगते हैं। पता चलता है एक एंड ऑफ टाइम पर आकर कि यार जॉब करके बड़ी गलती करी, बिजनेस कर लेते तो हमारी आने वाली पीढ़ी आज उस बिजनेस को चला रही होती। देखो, मैं एक बात बोलूँगा कि हर कोई आदमी जॉब के लिए नहीं बना, हर कोई आदमी बिजनेस के लिए नहीं बना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? एक और नए पॉडकास्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। कोई किताब के अंदर ये नॉलेज आपको नहीं मिलती है। किताब में तो मिल जाएगी, लेकिन किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आपको नहीं सिखाई जाती है। और जिस एज के अंदर आपको ये सीखना आज के टाइम पर ज़रूरी है ना, उस एज में तो आप नहीं सीख पाते हो। इसीलिए आज पॉडकास्ट में मेरे साथ में जो गेस्ट बैठे हैं ना, वो साल 2016 के अंदर ही फाइनेंस फ्री हो चुके थे। यानी जिस एज के अंदर लोग नौकरी करते हैं उस एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार चीज़ आज आपको सीखने को मिलने वाली है। इसलिए एक एक चीज़ बारीकी से देखना, पूरी देखना। तो लोकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राहुल जी। आपके प्लेटफॉर्म पे हमें ये डिस्कस करने का मौका मिला, ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। लोकेश जी, अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूँगा फाइनेंस को लेकर। आपने जैसा कि कहा कि अभी जहाँ तक आपकी एज है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बीच में है, लेकिन उस एज से बहुत कम है जहाँ लोग रिटायरमेंट लेते हैं। गवर्नमेंट का रूल है 58 की एज में जाके आप रिटायर होंगे, लेकिन आप तो बहुत कम एज के अंदर ही रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा फाइनेंस के अंदर क्या कुछ किया आपने कि जिससे हम भी हो सके यार? देखो, जो लोग रिटायर होते हैं ना, रिटायर का मतलब ये होता है कि अब वो काम नहीं करेंगे, तो ये नेगेटिव सेंस में जाता है कि ये आदमी रिटायर हो गया, यानी कि वो डिग्रेड माना जाता है। जबकि रिटायर का मतलब असलियत में ये होता है कि अब मुझे इस काम को करने की ज़रूरत या मजबूरियाँ नहीं बची, अब मैं मजबूरी से बाहर आ गया हूँ। और रही बात 58 की एज में रिटायर होने की, तो बहुत से लोग 58 में रिटायर होते हैं या 60-62 जो भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइनेंशियली रिटायर नहीं हो पाते। तब काम भी करते रहते हैं उसके बाद भी। काम करें, वो उनकी इच्छा है, लेकिन मनी की उनकी कुछ कंपल्शन बच गई हैं, जिसके कारण से उनको काम करना मजबूरी हो गया है। तो इसका मतलब वो रिटायर नहीं हुए हैं, बेशक एज उनकी आ गई है। और रही बात रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, रिटायरमेंट की एक प्लानिंग होती है। कुछ लोग उसको सारी जन्म भी, मरते दम तक भी कर्ज में चले जाते हैं, तभी भी वो रिटायर नहीं हो पाते, यानी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। और कुछ लोग बहुत समझदारी से प्लानिंग के साथ जब चलते हैं तो वो अपने अर्ली 30s में भी रिटायर हो सकते हैं। उसके बाद उनका मन करे कि मुझे काम करना है, मेरा शौक है, तो उसका बाय प्रोडक्ट पैसा आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो फाइनेंशियल कंपल्शन से बाहर निकल के अपने आप को फाइनेंशियल सिस्टम से, जो फाइनेंशियल अर्निंग करने की मजबूरियां हैं, उसके ट्रैप से वो अपने आप को बाहर निकल चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा और आपने क्या किया है कि इस एज के अंदर आप बाहर निकल चुके हैं कि हाँ अब तो भैया घूमना फिरना है और ज़िंदगी मज़े में गुजारनी है? देखो, इसके लिए ना कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जानकारी कॉन्शियस लेवल पे होगी तो काम नहीं चलने वाला, वो सबकॉन्शियस लेवल पे होनी चाहिए। बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक मैं बोलूँगा एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। लोग अपने इमोशंस की फुलफिलमेंट के लिए जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको एसेट समझ के एक्वायर करते हैं, लेकिन मैथ्स झूठ नहीं बोलता। मैथ्स तो लाइबिलिटी के हिसाब से पैसे आपकी पॉकेट से निकालेगा। बहुत से लोगों को जो वांट्स हैं वो अपनी नीड समझते हैं, तो वो वांट्स को नीड समझते हैं, तो इसीलिए उस पर वो पैसा खर्च करते हैं जो कि पोस्टपोन हो सकता था। अंदर से मैं बताऊं, इंटरनली मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आप अपनी वांट्स कम कर लो या लाइबिलिटीज़ कम कर लो या शौक काट लो। कंजूसी से जीने आप इस प्लेनेट पे नहीं आए हो। इस प्लेनेट पे इतनी अबंडेंस है, इतना ज़्यादा हैप्पीनेस है, इतना ज़्यादा
सुख सुविधाएं हैं जो आज से पहले हमारे बाप दादा के ज़माने में नहीं थी, उन सब को आपको इंजॉय करना है। लेकिन वो सब चीज़ें जो भी लाइबिलिटीज़ हैं या जो भी आपके शौक़ हैं, उनको अफोर्ड करने के लिए आपको एसेट्स मैनेजमेंट का सिस्टम आना चाहिए। अगर आप एसेट्स मैनेजमेंट का सिस्टम बना लेते हैं, उसके बाद आप उसको इंजॉय करते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आदमी कोई घूमने के लिए गया है, 2-4-5 लाख रुपए खर्च होता है, तो 15-20 दिन के लिए गया, अगर वो लोन पे गया है तो उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसको मान लो वो पैकेज टोटली फ्री मिला है, तो वही टूर उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो वो फ्री कैसे हो सकता है? वो आपकी एसेट्स अफोर्ड करें उसको। तो इसी तरीके से आदमी के अपने हर ड्रीम उसको लिखने चाहिए, उसको पूरे करने के लिए एसेट्स का मैनेजमेंट करना चाहिए, और उस एसेट्स से जब वो मैनेज करके उन लाइबिलिटीज़ को एंजॉय करेगा, तो उसको एक हैप्पीनेस की फील आएगी, एक प्रॉस्पेरिटी की फील आएगी, एक समृद्ध होने वाली जैसी फील आएगी। और उसको ये नहीं कि वो लोन पे लेगा, लोन पे लेना तो एक तरीके से ऐसा है कि आपने अपनी आज की मेहनत नहीं, ये देखा जाता है, आपने लोन का जिक्र किया ना, यहाँ पर आजकल सारी चीज़ें लोन पे चल रही है। आदमी पैदा हो रहा है तो देखो, मेडिकल पे आज किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे आपको वहाँ दिख जाएगा ईएमआई अवेलेबल है, ठीक है। बड़ा होगा, गाड़ी ईएमआई पर अवेलेबल है, फ़ोन ईएमआई पर अवेलेबल है। और हो भी ये रहा है कि भारत के अंदर 80% गाड़ियाँ आजकल के टाइम पे जो 4 व्हीलर निकलती है ना, वो सब लोन पर ही निकलती है। तो ये लोन वाली ज़िंदगी सही है या आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है? देखो, सबसे पहले लोन का मतलब क्या होता है? लोन का मतलब ये होता है कि जो पैसा मेरा नहीं है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे उसको तो देना पड़ेगा। और लोन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर की मेहनत को मैंने आज बेच दिया, यानी जब मैं फ्यूचर में इसके अगेंस्ट मेहनत करूंगा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लोन का ये मतलब होता है। इससे क्या होता है, फॉर द टाइम बिंग के लिए इंस्टेंट आपकी ग्रेटिफिकेशन हो जाती है, आपकी इमोशंस की फुलफिलमेंट हो जाती है, लेकिन लंबी दूरी के लिए आपके दिमाग में एक टेंशन होती है कि आपके ऊपर कर्ज है। तो आप उस जो भी चीज़ आपने लोन पे ली है, तो वो आपको बहुत अच्छी फील नहीं देगा, कम टाइम के लिए फील देगा। क्योंकि कई लोग मैंने देखा जो गाड़ी, लग्जरी गाड़ी या कुछ भी ऐसा लोन पे ले लेते हैं, तो बाद में उनको वो गाड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही होती, 1-2 साल के बाद उनको रिपेंट होता है कि ये मैंने डिसीजन थोड़ा गलत ले लिया, थोड़ी छोटी ले लेता, या कम लोन ले लेता, या लेट ले लेता, या कुछ भी ऐसा कर लेता। तो मैं ये कहूँगा कि लोन पे लेना, कई लोगों को लगता है हर कोई लोन पे लेता है। जब हर कोई लोन पे लेता है तो उसको लगता है ये कोई कसूर ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे नाक लगी हुई है, हर किसी को यहीं पे लगी हुई है, तो ये गलत नहीं लगता है। अगर किसी को कहीं और लगी और उससे ज़्यादा ऑक्सीजन उसको मिलती है तो हम उसको गलत मानेंगे, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है हम उसको गलत नहीं मानते। जैसे पहले सती होती थी तो जो नहीं करता था उसको गलत मानते थे, अगर आज करने लग जाए तो उसको गलत मानेंगे। तो हम क्या देखते हैं, क्राउड मेंटेलिटी के हिसाब से चलते हैं। और क्राउड मेंटेलिटी इसी तरीके की है क्योंकि मार्केटिंग भी इसी तरीके से की गई है। जब भी कोई गाड़ी या कोई भी लग्जरी चीज़ या कोई भी डेप्रिशिएटिंग टॉयज दिखाए जाते हैं, लाइबिलिटीज़ की चीज़ दिखाई जाती है, तो उस पर ईएमआई लिखा जाता है। ईएमआई से आपको ना एक इल्यूजन हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन, कि आई कैन अफोर्ड इट, जबकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हो। क्योंकि मैथ्स के हिसाब से आप लगाएंगे 10 लाख की गाड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख की गाड़ी है, वो लोन पे कुछ 10-12-15 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी लगेगी, उसकी मेंटेनेंस भी लगेगी। तो कहने का 10 लाख वाली जो गाड़ी है वो 30 लाख तो खाएगी, जब तक उसके 10 साल 12 साल 15 साल पूरे नहीं होते। लेकिन वो 30 लाख का इंतजाम करने की बजाय वो करता है 2 लाख रुपए का, जिसका कि डाउन पेमेंट कर दिया। अब वो सोच रहा है कि 2 लाख रुपए में मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, लेकिन उस 2 लाख रुपए के बाद उसे अभी 28 लाख रुपए भी देने हैं, जिसके बदले उसको अब कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मिलना था उसको एडवांस में मिल चुका। हाँ, तो जो लोगों के अंदर ये ईएमआई लेने जैसा है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो भाव है, और जो मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं वो उनको एक इल्यूजन दे देती है अफोर्डेबिलिटी का। उसको लगता है इतनी ईएमआई तो मैं चुका सकता हूँ, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर फ्यूचर में अर्निंग के तो सारे देखे होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स जिनके कारण उसके पैसे चले जाएंगे किसी कारण से, वो एक भी नहीं इमेजिनेशन करता। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन या एक्सीडेंट या कुछ भी 19-21 कुछ भी ऐसा, वो देखता है इतने मेरी इनकम है वो ऐसी आती रहेगी, लेकिन सारे दिन एक जैसे नहीं चलते। तो वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, जो आजकल हमारे नई जनरेशन में या लोगों में हो गया है, क्योंकि वो चारों तरफ ऐसा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे लोग नॉन वेज खाते हैं, अब चिकन खाएंगे तो चिकन ख़राब नहीं लगता, भी खाते हैं, सारे खाते हैं। लेकिन किसी को बोला जाए कि आप चिकन को, ये जिंदा मुर्गा है अब इसको आप काटो, तो उसको लगेगा यार ये तो करना बड़ा पाप है, क्योंकि वो हिस्ट्री में नहीं है। अब गुस्से में कोई आदमी किसी इंसान को मर्डर भी कर देता है और उसको लगता है मैंने ठीक किया क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसे किया या जो भी कुछ था,
लेकिन वो उसको खाने लगे, बोलेगा नहीं इसको तो खाना पाप है, क्योंकि वो उसकी हिस्ट्री में नहीं है। तो इसी तरीके से ये क्रेडिट कार्ड डाल के या पर्सनल लोन डाल के ये इंसान की हिस्ट्री में डाली जाती हैं चीज़ें। जब एक बार कोई चीज़ इंसान की हिस्ट्री में डल जाए, चाहे वो कोई भी खराब आदत हो, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसी तरीके से ये लोन का जो सिस्टम है ये इंसान की हिस्ट्री में डल गया। अब जब इंसान की हिस्ट्री में ये लोन जैसा सिस्टम डल गया तो अब उसको ये खराब नहीं लगता है, लेकिन असलियत में खराब तो है, क्योंकि आप दूसरे के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपको चुकाना ही होगा। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन है वो लोन लेते हैं, तो लोन लेना गलत है ही नहीं, तो हम भी बिजनेस करेंगे तो लोन से लेंगे, लोन करके करेंगे, या कोई भी काम करेंगे, या बड़े आदमी भी बड़ी गाड़ियां लोन पे लेते हैं, लेकिन उनके कारण अलग हैं, वो डेप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं। तो अब जैसे मान लो लड़ाई करने के लिए कभी ब्रूसली वो नॉनचक से 10-10 लोगों को मार देते थे। अगर कोई बोले जी वो 10 लोगों को मार देता है नॉनचक से, तो हम भी नॉनचक लेके 10-10 को मार देंगे, तो क्या आपको उसकी तरह चलाना आता है? नहीं आता। हो सकता है आप अपने को चोट खा लें। तो सेम इसी तरीके से होता है, लोन एक दो-धारी तलवार है। अगर आपको नहीं चलानी आती तो आपको काटेगी, अगर आपको चलानी आती है तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। तो इसीलिए जो बहुत ही फाइनेंशियल विजडम वाले लोग होते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, या फाइनेंशियल लिटरेसी जिनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो लोन का इस्तेमाल यानी कि अदर पीपल मनी या अदर पीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल इतना अच्छा कर सकते हैं कि उससे वो बहुत ज़्यादा आउटपुट ले पाते हैं, और जिससे अपना लोन भी देते हैं और देश की जीडीपी में भी बहुत ग्रोथ करते हैं। और अपने सही बोला, कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो लोन किन लोगों को लेना सही है, लेना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो यूथ पीढ़ी है भाई, हर साल आईफोन आ रहा है, चेंज हो रहा है, हर चीज़ ईएमआई के ऊपर चल रही है, नाम ही ईएमआई है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, और कौन सी चीज़ लोन के लिए सही है और कौन सी गलत है? देखो, लोन सिर्फ उस चीज़ पे लेना चाहिए जो चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसकी प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे आप फ्लैट, कोई लैंड, या कोई गोल्ड, या कोई गोल्ड पे तो खैर नहीं मिलता, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एज ए एसेट्स हो, अर्निंग आपको दे और ज़्यादा आपको कल को रेट उसका बढ़ सके। और जो डेप्रिशिएटिंग टॉयज़ होते हैं यानी लाइबिलिटीज़ होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर लोन नहीं लेना चाहिए। रीज़न मैं बताता हूँ कैसे। जिनको लगता आज आईफोन है, कभी ये भी सुनने में आता था आईफोन 4 के लिए किसी ने किडनी बेच दी। आज उस आईफोन के अंदर कोई सिम नहीं डालेगा, उस वाले में, मॉडल में। आज आईफोन 16-17 जैसे है, आप देखोगे 10 साल के बाद इसमें सिम डालना इंसल्ट समझेगा, जिसके लिए आज उसकी इतनी क्रेविंग है। तो कहने का मतलब कुछ तो इल्यूजन है ना। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी यही चीज़ें यूज़ करता हूँ, पर इसकी अफोर्डेबिलिटी मेरी असेट्स करेंगी, इसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी। तो मुझे लेटेस्ट फ़ोन, लेटेस्ट गैजेट, लेटेस्ट चीज़ें, लेटेस्ट लाइबिलिटी, अपने शौक, सारी चीज़ें पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसको अफोर्ड मेरी असेट्स ही करे बस। लोग क्या करते हैं, आधा सच देखते हैं कि अमीर लोग भी तो ऐसे करते हैं। अरे ये देखो ना, उस इंसान ने अमीर होने के लिए क्या किया, उस प्रोसेस को तो देखो। लोग उसको देख के दिखावा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो आपने आधा देख लिया कि वो कैसे करते हैं। जैसे कि किसी ने सोचा कि उस इंसान ने भी तो बिल्डिंग से छलांग लगा ली, लेकिन उसने पैराशूट भी तो लगाई ना। आप आधा ही देखोगे, छलांग लगाई, आप पैराशूट का इंतजाम भी तो देखोगे ना उसका। तो इसी तरीके से लोग आधी चीज़ें देखते हैं, वो भी वो जो उनको देखनी होती हैं, यानी कि जो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी इमोशंस को फुलफिल करती है, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो लोन है वो सिर्फ उसी चीज़ पे लेना चाहिए जिसका विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइस बढ़ जाएगा। और एक और छोटी बात एक चीज़ और बताता हूँ। एक बोलते हैं ना कार लोन ले लो, कार लोन, मेरे पास भी ऐसे एक कॉल आया कि कार लोन आप ले लो। तो कार लोन का मतलब होता है कि आपने कार के ऊपर लोन ले लिया, तो कार अभी आप चला रहे हो, पैसे भी आपके पास हैं। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि आप मुझे कार लोन दोगे तो मैं कार ले लूँगा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या गोल्ड लोन भी देते हो? बोला हाँ जी गोल्ड लोन देते हैं। माँ जी आप मुझे पैसे दे दो मैं गोल्ड ले लूँगा। बोले नहीं, गोल्ड तो हम लेंगे, आप हमें दे देंगे, कार आप ही रखेंगे। तो ये कहने में दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन वो उनका व्यवहार इस चीज़ में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उनको पता है गोल्ड का पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइस बढ़ सकता है, ये असली मनी है, करेंसी नहीं है, और वो डेप्रिशिएटिंग टॉयज है। तो सेम इसी तरीके से इंसान को लोन सिर्फ वहीं लेना चाहिए जहां पर उसको
प्राइस बढ़ जाएगा उस चीज़ का। और जिस चीज़ का प्राइस घट जाता है, जैसे आप देखो लेटेस्ट फ़ोन्स आते हैं, गैजेट्स आते हैं, लैपटॉप आते हैं, कभी मान लो आज वो 2 लाख रुपए का है, 2 लाख का मतलब ये लगा लो कि 2 तोले में आता होगा, जिस हिसाब से आज का रेंज है। आज आप देखोगे जब गोल्ड 2 लाख रुपए हो जाएगा तो वो 2 लाख की चीज़ तो 1 लाख की हो जाएगी ना, तो वो तो आधे तोले में आ गया। अगर आप 5 ग्राम में आ गई वो चीज़ जो कभी 20 ग्राम में आ रही थी, तो एक तरीके से आप देखो कि उसकी डेप्रीशिएटिंग की स्पीड कितनी है। और मैं ये नहीं कहता ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, आप उस डेप्रीशिएटिंग की स्पीड के सच को देखो और उस सच को एक्सेप्ट करो, और फिर ये देखो कि इतना डेप्रीशिएटिंग सिस्टम जो मैंने क्रिएट किया है, इसको मुझे अफोर्ड करना कैसे है। फिर उसको आप अफोर्ड करने का इंतज़ाम बनाओ और फिर आप वो चीज़ें लो, और आप अपने हर सपने, हर ड्रीम, हर लेटेस्ट गैजेट्स, हर जो भी आपकी शौक़ हैं, वो सारे आपको पूरे करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फाइनेंशियल लिटरेसी सीख ली तो आप कंजूस होते चले जाएंगे, नो। एक फेज़ हो सकता है जब आप स्ट्रगलिंग में हो तब आप ये मैनेजमेंट सीखो, लेकिन इस फेज़ से बाहर निकलने के बाद आप इन सब चीज़ों को अफोर्ड करो और इन सब चीज़ों का इंजॉय करो। ये सब चीज़ें इंजॉय करने के लिए हैं। पर क्या होता है कि आज लगता है कि लेटेस्ट आईफोन जो 16 आ रहा है ये अमीर लोगों का है। आप देखोगे 10-12 साल के बाद गरीब भी इसको रखना पसंद नहीं करेगा। तो क्या फ़ोन में क्वालिटी कम हो गई? नहीं, वो जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट था उसने हमारी सोच बदल दी। अब तो ये गरीबों की हो गई, यानी इसको तो अब रोकना एक इज्जत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें उस जिसके लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं या जिस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी हमें असलियत को डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड तक समझना है। अगर उसके अंदर बहुत लॉस है तो उस लॉस को कैसे मैनेज करना है ताकि हम उसको चेरिश कर सकें। लोग यही तो बात नहीं समझते ना लोकेश जी। अभी जैसे जिक्र हम कर रहे थे तो क्रेडिट कार्ड की भी बात बीच में आई थी। अब क्रेडिट कार्ड 45 दिन तक आपसे ब्याज कुछ नहीं लेता है, आप पैसा देता है। अब लोगों ने भर भर के क्रेडिट कार्ड ले रखे, मतलब किसी के पास में 2 है, 3 है, 4 है, 5-5 क्रेडिट कार्ड हैं लोगों के पास में, मेंटेन करते हैं। तो क्या वो सही है यूज़ करना? देखो, क्रेडिट कार्ड में हमेशा बताया जाता है आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, वो रिवॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर 45 दिन आग टप जाए तो अगले पिछले सारे ब्याज इकट्ठे लगते हैं। हमेशा कुछ चीज़ें हाईलाइट करी जाती हैं जिसके लालच में वो इंसान आए। और अगर मेरे से आप पूछते हो कि क्रेडिट कार्ड किस इंसान को लेना चाहिए और किस इंसान को नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जिस सोच से आप ले रहे हो वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगा या ठीक। अगर कोई इंसान क्रेडिट कार्ड को ये सोच के ले रहा है कि मुझे 45 दिन के ब्याज से या इंटरेस्ट फ्री से कुछ भी लेन देन नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन से रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन पैसे मेरे पास हैं उस चीज़ के, ये नहीं कि मैं उसके 45 दिन लूँगा और फिर मैं टोपी घुमाऊंगा और ऐसे कर लूँगा। लोग 45 साल तक अपनी 5-4 लाख रुपए नहीं इकट्ठे कर पा रहे, आप 1.5-2 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड के 45 दिन की मैनेजमेंट में आप सोचते हो परफेक्ट हो। 45 साल आपने ऐसे कैसे निकाल दिए? आप अपनी लाइफ में 5-7 लाख रुपए अगर इकट्ठे नहीं कर पाए, डेबिट कार्ड में नहीं डाल पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि उधार के पैसे से आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से पता नहीं क्या फतेह हासिल कर लोगे। ये अपने आप को एक इल्यूजन देने वाली बात है कि वो 45 दिन मुझे डेबिट कर्ज फ्री मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसी, इतना फाइनेंशियल आईक्यू इतना कम है, अगर आप उनको आज की तारीख में 1 करोड़ रुपया दे दो, आप उनसे 2 साल के बाद वापस कहोगे कि आप दो मुझे, तो उनके पास 50 लाख भी वापस देने के लिए नहीं है, जबकि एक से बनने तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड तो वो इंसान ले जिसको सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, उसकी लिमिट का यूज़ करना हो नो, उसके 45 दिन के बेनिफिट उठा लूँ नो, क्योंकि इमोशनल बाइंग के ऊपर रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं। और इमोशनल बाइंग में आपको देखो, जिस रिवॉर्ड्स की लोग बात करते हैं वो बूंद बूंद करके सागर भरता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाल्टियों से खाली करोगे उसी की बूंद से तो आ रहा है। आपकी वो बूंदे तो बाल्टियों से खाली करोगे, आपके एक्सपेंस के प्रोपोर्शनेट पे डिपेंड करता है आपके रिवॉर्ड्स। अगर आपने 2% भी ट्रांजैक्शनल इमोशनल शॉपिंग की कर ली, इमोशनल बाइंग की कर ली, तो वो आपके तो सारे पॉइंट्स बेकार हो गए ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपकी हिस्ट्री में डालने के लिए आपको दिया जाता है कि इंटरेस्ट फ्री। आदमी को लगता है मैंने कर्जा नहीं लिया। पुराने टाइम में क्या होता था, कर्जा लेते थे डिसरिस्पेक्ट फील होता था।
आज उसको सम्मान के तौर से दिया जाता है, आपको इतनी लिमिट देते हैं। इतनी इतनी लिमिट लिमिट। क्यों देते हैं? क्योंकि थोड़ी लिमिट में आप ट्रैप में फंस नहीं पा रहे हो, क्योंकि थोड़ी लिमिट को आप मैनेज कर पाते हो, इतनी आपकी इनकम है। लेकिन अगर आपको हमें फंसाना है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि करोड़ बनेगा, करोड़पति में इतनी अमाउंट उन्होंने खरीद जीती 7 करोड़, जो वो 7 जन्म में भी शायद ना कर पाता, लेकिन आज फिर भी वही है, क्योंकि उसको डील नहीं करना आया। तो लोगों को वो तो शुक्र है उसने जीता, अगर उसने किसी से लोन लिया होता तो वो तो ब्याज देने की भी परिस्थिति में ना होता। तो इसीलिए ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये गेम है, इसको खेलना सीखना ज़रूरी है, और इसको लॉजिकल तरीके से आप कॉन्शियस लेवल पे सीखेंगे और आप जीत जाएंगे। ये एक अपने आप को भ्रम देने वाली बात है। इसीलिए मैं इसको कहूँगा, इसको सब कॉन्शियस लेवल पे सीखना चाहिए। इसीलिए कई बार ये बोला जाता है कि अगर बहुत अमीर आदमी जो अपने दम पे अमीर बना है, अगर आप उसको ज़ीरो कर दोगे वो दोबारा अमीर बन जाएगा। और जिसको बिना मेहनत करे या बिना उसको लर्निंग के प्रोसेस सीखे आप उसको कितना भी कुछ दे दोगे वो वापस वहीं पे चला जाएगा। तो इसीलिए जो कार्ड भी है, ये क्रेडिट कार्ड, ये इसी इल्यूजन के साथ दिया जाता है। और इसमें जो रिवॉर्ड्स और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ों पे ज़्यादा रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत कम होती, प्राइस ज़्यादा होता है, वर्थ कम होती है। कई चीज़ों के ना प्राइस ज़्यादा होते हैं, वर्थ कम होती है। बहुत कम होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो आप किसी बार में गए, आपने एक चीयर्स प्याला लिया और वही आप वैसे लेते बाहर दुकान से तो वो सस्ता पड़ता, पर क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है एम्बियंस के कारण, वर्थ उसकी वही है। तो जब भी कोई इंसान, ये क्रेडिट कार्ड से ज़्यादातर लोगों को ट्रैप में फंसाया ही ऐसे जाता है कि उनको ये बताया जाता है कि आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हो। उसको भी लगता है मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, लेकिन उसी चीज़ की रीसेल अगर आप देखते हो तो बहुत कम है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि ऐसे शौक पूरे नहीं करने चाहिए, आप पूरे करो, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए आप अपनी एसेट्स या जो भी सिस्टम है ऐसा तैयार करो जिससे कि वो आपको पीनट्स लगे। जैसे कई लोग शादियों में करोड़ रुपए भी खर्चते हैं तो लगता है यार कर्ज में ही आ गए, और कई 6,000 करोड़ खर्चते हैं, उनको जोर ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए वो 6,000 करोड़ 6,000 रुपये के लिए बराबर थे। क्योंकि कई लोगों को शादी पे 6,000 खर्च करने पड़े तो बोले खर्चा ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा। और कई लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। अरे पैसे को वो कहने का मतलब, इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि उनके पास पैसा उसने लोगों में बांट दिया। खर्च करने का मतलब तो यही है कि अपने से दूर कर लिया। तो लोगों को कई बार जेलसी होती है कि इसने इतने खर्च कर दिए, वेस्ट कर दिए। वेस्ट नहीं होते वो, जिन लोगों से सेवाएं ली लोगों में बांट दिया गया है, उन लोगों ने उसको 10 रुपये की चीज़ दी और 20, 30, 50 रुपये लिए हैं उससे, तभी प्रॉफिट सभी ने यही किया। और जितनी भी इमोशनल वाली चीज़ें हैं इसके अंदर वर्थ और प्राइस में बड़ा भारी डिफरेंस होता है। तो रही बात लोन लेने की या कर्ज लेने की या क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड सिर्फ वो ले जिसको सिर्फ ट्रांजैक्शन के मकसद से चाहिए, उसको 45 दिन का वो नहीं होना चाहिए कि इसमें मैं अपनी इंटेलिजेंस ही दिखा के कुछ कर दूंगा, फिर वो ट्रैप में फंसेगा, फिर वो पर्सनल लोन से लेके उसको चुकाएगा, और फिर वो सारी उम्र भी। और एक और भी सोच होती है कि अगर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बड़ी होगी तो फिर मैं ज़्यादा लोन ले सकूंगा। अरे डेबिट हिस्ट्री बड़ी बनाने में क्या जोर पड़ता है? सही बात है। डेबिट हिस्ट्री बना ले और लोन लेके ही तू तरक्की करेगा। अरे सेविंग करके तरक्की कर ले। जिसको सेविंग करने के लेवल पे नहीं पहुंचा जो इंसान, वो लोन के पैसे से बहुत तरक्की कर लेगा, ये चीज़ कैसे समझ कर सकता है? वो जिसने अभी 10th नहीं करी वो PhD सोचे कि मैं कर लूँगा, तो ये तो एक गलत चीज़ है। एक और भी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि फाइनेंशियल सिस्टम के ना 4 पहलू होते हैं। एक पहला होता है अर्निंग करना। करीब 70-80% लोगों को पता है अर्निंग, क्योंकि सवेरे 9 बजे निकलते हैं, अर्निंग करते हैं। सारे ज़्यादातर लोग कमा रहे हैं, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, वेरिएशन बीच में आता है। फिर आता है कि इस अर्निंग में से कितना वो सेविंग कर पाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर ही नहीं पाते हैं, बड़े कम, उसमें और फिल्टर हो जाता है, और कम लोग हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पहलू आता है कि उसको ठीक जगह इन्वेस्ट करे जिससे कि वो ऐसी एसेट्स बने उसकी लायबिलिटी को अफोर्ड कर सके, उसके अंदर और % कम हो जाता है। और फिर उसके बाद चौथा आता है जो कि सर्कल को पूरा करता है कि जब इस प्लेनेट पे आप आए हो, यहाँ पर आपने इतनी मेहनत करी, अर्निंग करी, अपनी ज़िंदगी बेची, आपने वो काम भी शायद किए होंगे जो आप करने पसंद नहीं करते पैसे कमाने के लिए, तो क्या आप इसी जन्म के अंदर उस अर्निंग किए हुए, उस इन्वेस्ट किए हुए, उससे जो पैसिव या जो रेजिडुअल इनकम है उस चीज़ से आप वो आनंद भी ले पाए कि नहीं जो आपने सोचे थे? तभी तो आपका ये सर्किट पूरा हुआ। अदरवाइज़ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा के सेविंग करके मर रहे हो
ये तो यही कंपटीशन हो गया कि कौन कितने ज़्यादा कमा के मरता है। तो एक तरीके से लोग इसके अंदर वो चारों पहलू बैलेंस में नहीं करते। लोग क्या करते हैं, पहले उधार लेके फील ले लिया और कर्ज में चले गए। वो भी बहुत गलत है, क्योंकि कर्ज में आप कोई भी इंजॉय नहीं ले पाते हो। और कई सेविंग की इतनी बुरी आदत पड़ जाती है कि उनके अंदर खर्च करने की हिम्मत ही नहीं आती। वो सेविंग ही करते रहते हैं। वो सेविंग ही करते रहते हैं, जबकि उनको पता है उनके ज़िंदगी के दिन कम बचे हैं और वो सारे को भी कितना भी खर्च करें तो भी, लेकिन क्योंकि उनकी इमोशनल कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि उनको खर्च करने पे होल पड़ता है, हाय पता नहीं मैं कितना लूट गया। और जिसके लिए उन्होंने अपनी हेल्थ तक बेची, अपनी ज़िंदगी के वो पल बेचे जो वो बहुत इंजॉय कर सकते थे, अपने रिलेशनशिप तक उन्होंने ख़राब किए। लेकिन क्योंकि उस पैसे, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल लिटरेसी विजडम का ये मतलब नहीं होता आप ज़्यादा पैसा एक्वायर करें। इसका मतलब होता है कि आप उस पैसे को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर आप उसके गुलाम बन के अपनी ज़िंदगी बेच रहे हो, हेल्थ बेच रहे हो और बहुत सारा इकट्ठा कर रहे हो, तो स्टूपिडिटी है फाइनेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि आप उससे अपने बेनिफिट, ताकि आप ज़िंदगी अच्छी ले रहे हो, हेल्थ अच्छी ले रहे हो, टाइम क्वालिटी स्पेंड कर रहे हो, जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली, ब्रदर, पेरेंट्स, बच्चे, जो भी आप वाइफ सबके साथ टाइम बिताना चाहते हो, जो आपके शौक है, उन सब चीज़ों के लिए पैसा काम आता है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को दाव पे रख के, ताक पे रख के अर्निंग कर रहे हैं और फिर भी काम नहीं चल रहा है। तो ये होता है कि इंसान कंजूसी वाले ऐसे फेज में आ गया कि उसने अर्न तो कर लिया लेकिन उससे वो छूट ही नहीं रहा है पैसा, तो वो भी फाइनेंशियल स्टूपिडिटी होगी। तो ये फाइनेंशियल के 3-4 पहलू हैं। लोग इन सब चीज़ों को समझते नहीं और वो सोचते हैं ज़्यादा पैसा आने से समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आप देखो, जो आमदनी वो आज कमा रहे हैं, 10 साल पहले ये उनके सपनों में भी नहीं था। और उनको लगता था इतनी आमदनी कमाने वाले तो टेंशन फ्री और मौज में होते हैं। अगर आज वो मारुति से मर्सिडीज़ में भी आ जाएंगे तो वो फिर भी उसी टेंशन में रहेंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट उनके ऐसे हैं। अगर उनका जीवन, एक मेरा जानकार था, उसकी कोई शॉप थी, वो बोला जी मैं ना 55 साल तक काम करूंगा या 60 तक काम करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। मैंने बोला क्यों? बोला यार अब शरीर साथ नहीं दे रहा। तो मेरा उसको सवाल ये था, अगर तेरी ज़िंदगी आज 80 साल, अगर 800 साल होती तो तू 500 साल यही काम करता ना, जब तक शरीर जवाब नहीं दे रहा था। तो तू शरीर को निचुड़वाने के लिए इस प्लेनेट पे आया है, तो तू जिंदगी को जिएगा कब? अपनी मर्जी की जिंदगी, अपनी मर्जी का मालिक तो बन। तो ये जो फाइनेंशियल वर्चुअल बेड़ियां डाली हुई हैं, लगता है कि देश आज़ाद है, लेकिन आदमी तो उस तरीके से आज़ाद नहीं है कि वो उस देश आज़ाद में आज़ादी जैसा फील कर सके, वो उस हैप्पीनेस को एंजॉय कर सके। लेकिन 999 के फेर में वो लालच में है, या फिर वो खो ना जाए इस चीज़ के डर में है। तो उनको लगता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब फाइनेंशियल को एक्वायर करना है, जबकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या विजडम का मतलब ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम से जो आप सुख की अनुभूति या जो हैप्पीनेस की अनुभूति ले सकते हैं, कि ये आप पे भारी ना हो, ना खोने का डर हो, ना ज़्यादा पाने का लालच हो, ना लाइबिलिटीज़ को ना अफोर्ड कर पाने का हो, ना वो कंजूसी का भाव हो, आप इन सारे भाव से मुक्त हो सके। तो इसके लिए एक विजडम चाहिए। ये टिप्स से कुछ टाइम के लिए पैसे आ जाते हैं, लोगों में यही तो है ना, आज पैसा कहीं लगाया तो जल्दी से रिटर्न बन जाए हमारा, या 2 दिन में, 6 महीने में, साल भर में पैसा डबल हो जाए। ये एक लोगों की मेंटलिटी ये भी रहती है। वही मैं बोलूँ, ये मेंटलिटी होती है 2 के 4 हो जाएं, फिर 4 के 8 रहेंगे, 8 के 16 रहेंगे। लेकिन असलियत में जितने भी वो बनेंगे, कई लोग 50,000 कमाने वाले भी, आज जो गांव के अंदर एक आदमी है जिसने अपनी फाइनेंशियल एसेट्स, लायबिलिटी सारी सेट करके, तो 50,000 में उसका गुजारा ठीक चलता है। कई लोग 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है कि अगले महीने की फलानी चीज़ की EMI कैसे जाएगी। किसी के पास एक अपनी छोटी सी गाड़ी है, 10-12 लाख, 15-20 जो भी, वो उसके अंदर लायबिलिटी फ्री है क्योंकि कोई कर्ज नहीं है। एक आदमी ने 2 करोड़ वाली गाड़ी ली है, लेकिन उसकी EMI की अफोर्डेबिलिटी के लिए वो जो चक्कर घुमा रहा है, वो उसके अंदर परेशान है। तो ये तो सब ब्लूप्रिंट है, सिर्फ जीरो लगने का फर्क तो है। लोकेश जी, बात यहाँ पर ये आती है कि कर्ज के अंदर आजकल है, हर कोई है। देखो, पॉडकास्ट जो भी देख रहा होगा, बुरा मत मानना, किसी न किसी चीज़ का लोन होगा, किसी न किसी चीज़ की EMI होगी। अब इससे बचा कैसे जाए, या इस लोन को ख़त्म कैसे किया जाए? देखो, सबसे पहले हमें डिले का ग्रेटिफिकेशन सीखना होता है। 2 चीज़ें होती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एक डिले का ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो होता है कि मुझे तुरंत संतुष्टि चाहिए, जैसे जोमेटो, टोमेटो या रील, फटाफट कुछ भी, मतलब मैं, पेशेंस नहीं है मेरे में। एक छोटे सा एक सर्वे हुआ था, एक टेस्ट किया गया था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बोला गया कि अगर आप आज चॉकलेट लेंगे तो आपको 1 चॉकलेट मिलेगी, और आप अगर आज ही खाते हैं तो, अगर आप आज नहीं खाएंगे और 3 दिन के बाद खाएंगे
तो आपको 5 चॉकलेट दी जाएंगी। अगर आप एक हफ्ते के बाद खाएंगे तो आपको 15 चॉकलेट दी जाएंगी, एक दिन के एक हिसाब से, लेकिन 15 तक वो डबल हो रही थी। और जो एक महीने के बाद खाएगा तो उसको एक पूरा डिब्बा जो 100 का है वो दिया जाएगा। आप ये देखो 95 बच्चों ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर खा ली, वो आगे तक नहीं ले जा पाए। जो बच्चे बड़े चुनिंदा थे जिनको इस तरीके का डिले का ग्रेटिफिकेशन की समझ थी या जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया, जब उनको 40 साल के बाद देखा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर गए थे। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे एक अकाउंटेंट है, उसको बहुत ज़्यादा डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स कैसे सब फाइनेंशियल सारी समझ है, उसने कोर्स किया है। लेकिन आप देखोगे जिसको इतनी समझ है उसके जो क्लाइंट है उनको तो समझ नहीं है क्योंकि वो उसी की मदद ले रहे हैं। लेकिन बैलेंस शीट देखो तो क्लाइंट कितनी ज़्यादा क्यों है, क्लाइंट तो अकाउंटेंट से बहुत अमीर है, जबकि उन्होंने तो ये कोर्स भी नहीं किया, उनको इसकी समझ भी नहीं। कारण क्या है, इसको ये चीज़ कॉन्शियस लेवल पे समझ है, इसको एकेडमिक लेवल पे समझ है, उनको वो समझ सबकॉन्शियस लेवल पे है, उनको पता है कि मनी का बिहेव क्या होता है। तो इसीलिए अकाउंटेंट के जो क्लाइंट है वो अकाउंटेंट से कई गुना अमीर होते हैं, जबकि उनको इतनी भी समझ नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने ये वाली चीज़ की समझ ले ली, अकाउंटेंट जैसी या जो भी, इतने दिन में डाले इतने पैसे, इतना ROI, ये ऐसे 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 बन गया, जो छोटी बेसिक होती है, और हम सोचे कि हम बहुत रिच हो जाएं। इसका उससे कोई लेन देन नहीं है। जैसे MBA होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, के बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, लेकिन वो अपना बिजनेस बनाता ही नहीं जिसका एडमिनिस्ट्रेशन वो कर सके, वो जॉब मांग रहा है। या MBA कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है, जो बिजनेस की टेक्निक बता रहा है, उसका जीवन सैलरी से चल रहा है। टेक्निक वो बिजनेस की बता रहा है, जीवन टेक्निक से सैलरी से चल रहा है। तो जिसकी कंडीशनिंग ही मेंटल ऐसी है कि वो सैलरी के ऊपर ही डिपेंड है। और सैलरी का भी मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग, ये ना एक सेक्शन होता है, हर एक आदमी बिजनेस के लिए नहीं बना, हर एक आदमी सैलरी के लिए नहीं बना, हर एक आदमी। आना चाह रहा था कि हाँ। जैसे आज के टाइम पर जो यूथ है महंगी पढ़ाई कर रहा है, और आपको पता है कि उन डिग्रियों की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं बची, टैलेंट की कदर है आज के टाइम पर। अगर मैं महंगी MBA की डिग्री करके भी कहीं जाऊंगा तो जॉब मेरे को उतने अमाउंट की मिलनी है, 2-5 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। तो क्या वो जॉब के अंदर या सैलरी पीरियड के अंदर खुद को सेफ रख सकते हैं, या सेफ मान सकते हैं कि हम सेफ हैं, या एक जो सेफ जोन हमारे अंदर बन चुका है, एक किसी की सैलरी आती है 50,000 रुपये 40,000 रुपये, तो वो उसको सेफ जोन मानने लग गया है। दरअसल क्या होता है, जब उसकी सैलरी 25,000 थी तो वो अपने एक्सपेंस उसी हिसाब से कर रहा था। आज उसकी 50,000 हो गई, अब उसने अपने आप को 50,000 में फिट कर लिया। अगर उसकी कल को 2.5 लाख हो जाएगी, वो 2.5 लाख में कर लेगा। लेकिन आप ये देखो, चाहे कोई 25,000 कमा रहा हो, चाहे 1.25 लाख कमा रहा हो या 2.5 लाख कमा रहा हो पर मंथ, क्या उसने अपने, चाहे 10 साल से कमा रहा हो, 15 साल से कमा रहा हो, क्या वो अपनी सैलरी का 3 सैलरियाँ अकाउंट में देख पा रहा है इकट्ठा? लोग जो 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पिछले 3 महीने की सैलरी नहीं है, उनके पास इतना भी बफर या इतनी बैकअप नहीं है। 90% की बात कर रहा हूँ जो सैलरी पे डिपेंडेंट हैं, कि वो 3 महीने की सैलरी को भी इकट्ठा अकाउंट में देख सकें। 3 महीने की बात कर रहे हैं आप। लोग ये कहते हैं कि जिस दिन सैलरी आती है पता नहीं चलता कब चली जाती है। 3 महीने तो देखो, मैंने इज्जत देने के लिए बात करी, बात तो मेरे को यही पता है, असलियत तो यही है, ताकि कुछ लोग अपने आप को ये समझे कि हमने तो 2 महीने की रख ली। लेकिन असलियत में सिचुएशन ये है। रीज़न क्या है, लोगों को फाइनेंशियल डायरिया होता है। कैसे डायरिया होता है, उनको आदत होती है अपने अकाउंट के अंदर इस लिमिट से आगे पैसे नहीं देख पाते, वो इससे ज़्यादा उनको लगने लगता है अब तो मुझे खर्च कर देने चाहिए। तो इसीलिए आप ये देखोगे कि उनके खाते में अगर जितने भी है जो सैलरी आती है 1 महीने की 2 महीने की, वो 3 महीने से भी ज़्यादा का बैकअप नहीं रख पाते अपने अकाउंट्स में, क्योंकि उनको लगता है बस अब खर्च दो। जैसे मान लो दिवाली बोनस मिल गया या कोई चीज़ मिल गई तो बस अब मुझे गाड़ी बदल लेनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, कुछ भी। तो उनको लूज मोशन है, वो उस चीज़ को वो अपने दिमाग के अंदर उस उतने पैसे को रख ही नहीं पाते। इसको मैं ऐसे एग्जाम्पल बोलूँगा, जैसे किसी मरीज को अगर आप पहलवान की डाइट खिला दोगे तो लूज मोशन लग जाएंगे ना। तो वो मरीज का मतलब उनकी डाइट बड़ी थोड़ी सी थी, इतने ही पैसे में काम चला सकते थे। अगर उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो उनके लिए वो नुकसानदायक है। आपको एक चीज़ आपने भी कभी नोट करी होगी कि कई इंसान जो 25,000 कमा रहे थे, उन पे जो कर्ज था वो 50,000 ही था या लाख, कुछ भी था।
जब से उनकी आमदनी 3 गुना 4 गुना हुई है, उनका कर्ज कई गुना बढ़ा है। जबकि प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए, आज मेरी आमदनी अगर जितनी भी है, अगर ये 4 गुना हो रही है तो मेरी एसेट्स 4 गुना होनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर कर्ज से 4 गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे ब्लूप्रिंट ही ऐसे हैं जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा ही नहीं सकते। तो मुझे कितना भी आमदनी दी जाएगी, या जिस इंसान की ऐसे ब्लूप्रिंट है उसको जितना पैसा दिया जाएगा वो उतना उसी के नुकसान में जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा किसी को देना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, अगर उसको उस चीज़ को डील करना नहीं आता। कदर नहीं है तो उसको, नहीं, कदर नहीं, उसको डील ही नहीं करना आता। मतलब डील का मतलब ये है कि उससे काम कैसे लिया जाए वो ही नहीं आता उसको कई गुना कैसे बनाया जाए वो ही नहीं आता उसको किस तरीके से ऐसे यूटिलाइज किया जाए कि उससे वो खुद भी ग्रो कर सके, जिससे लिया उसको भी ज़्यादा दे सके, और भी उसका एक पॉजिटिव यूज़ ही नहीं करना आता। तो इस तरीके से जिन लोगों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी इसको नहीं बोलते कि मुझे 2 से 4 बनाने कैसे आते हैं, या टिप्स कैसे ऐसे शेयर मार्केट में डाले, इसका इतना रेशो है, इसका इतना रेशो है, इसका इतना रेशो है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं जो कि मैं ऐसे कर लूँगा तो कमाई दुगने तिगने 4 गुना हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि आप अपनी जवानी के टाइम में ही आप पैसे के खोने के डर, पैसे के पाने के लालच, या अपनी कंजूसी से बाहर ना निकल पाने की मजबूरियां, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल पाएं। तो समझ लें कि आपने मनी को अपने फेवर में वो यूज़ सब किया। होगा कैसे? मतलब ये सब चीज़ें आपने 3 पॉइंट तो बता दिए, सुनने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? देखो, जो चीज़ें ना सुनने में, जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीवन बड़ा मुश्किल है। और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको अपनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीवन बड़ा आसान है। चाहे वो खाने की हैबिट्स लगा लो, एक्सरसाइज की हैबिट्स लगा लो, करना मुश्किल है लेकिन जीवन तो बड़ा आसान है। या खाने की लगा लो कि जीभ को देख के अगर आप खाते हो तो हेल्थ के लिए ख़राब है, पेट को देख के खाते हो तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए, जैसे मैंने एक बात बताई कि इंसान को भावनाओं के बहाव में आके नहीं सोचना, इंसान को भावनाओं का इस्तेमाल करना है सोचने के लिए। इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन क्योंकि इम्पेशेंसी ऐसी है कि लोग भावनाओं के भाव में सोचते हैं। भावनाओं के भाव की मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो किसी को घूमने जाना है, उसके पास 2-4-5 लाख रुपए चाहिए, तो वो लोन लेके भी घूम के आ सकता है। तो उसने भावनाओं के भाव में कि मेरे बच्चे, इसकी क्लास के बच्चे स्विट्ज़रलैंड या यूरोप घूम के आए हैं तो मुझे भी घुमाने हैं, ताकि इनका क्लास में ये हो सके कि हम भी अब की बार गए हैं, क्योंकि पुराने टाइम में तो मामा नानी के जाते थे, अब कौन सी कंट्री में गई ये होता है। तो उसने वो भावनाओं के भाव में आके डिसीजन लिया। अगर उसने बाहर घूमने के या इस तरीके के एसेट्स पहले बनाए होते, जिसके लिए हो सकता है उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े या थोड़ा सा अपने आप को बांध के रखना पड़े उस फेज से, और फिर वो उन चीज़ों को मैनेज कर सके और फिर वो बाहर जाए, तो वो उसने भावनाओं का इस्तेमाल किया कि मेरी भी भावनाएं हैं घूमने की, उनका मैंने इस्तेमाल किया सोचने के लिए कि मैं कैसे इनका इंतज़ाम करूँ कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूँ। तो लोग इस चीज़ की कमी के कारण लाइफ टाइम फाइनेंशियल ट्रैप में रहते हैं। और फाइनेंशियल विजडम का मतलब ये है कि सुकून आप ले सकें, लेकिन जितनी लोग अर्निंग कर रहे हैं उतने स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। और इन चीज़ों से बचने के लिए वो इंस्टेंट प्लेजर वाले काम करते हैं, जो प्लेजर उनको बाद में दुख भी देता है। वो हैप्पीनेस की तरफ नहीं जा रहे। हैप्पीनेस और प्लेजर में भी फ़र्क होता है, प्लेजर के पीछे तो दुख आएगा, हैप्पीनेस के लिए तो कोई चीज़ चाहिए नहीं ना। तो वो स्टेट ऑफ माइंड में रह ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको कर्ज देना है और जब आप कर्ज फ्री हैं, दोनों के स्टेट ऑफ माइंड में फ़र्क होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए डिले का ग्रेटिफिकेशन इसका होना चाहिए। दूसरा, जो अभी मैंने बात करी कि भावनाओं का इस्तेमाल करो सोचने के लिए, भावनाओं के भाव में आके अगर आप बहोगे और फिर आपके जो डिसीजन होंगे वो फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ लेके जाते हैं लोगों को। तो इन चीज़ों की समझ डालने के लिए सबकॉन्शियसली ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। जैसे लोग चाहते हैं क्लास में तो फर्स्ट आ जाएं पढ़ाई में, लेकिन उस प्रोसेस को नहीं सीखें, वो कष्ट नहीं उठाना, सिर्फ आउटपुट चाहिए। लेकिन कोई भी आदमी जैसे बोलते हैं यार ये लकी है, इतना कमा गया, लकी नहीं होता। कुछ टाइम के लिए ब्रेव आदमी का साथ देता है। जैसे किसी को बोले यार ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया, यार ये तो लकी है। क्या ये लकी है? माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, यार ये तो बड़ा लकी है। क्या ये लकी है? उसके पीछे की मेहनत तो नहीं दिख रही ना। क्योंकि हम कोई भी चीज़ न्यूज़ में तब आती है जब उसका आउटपुट आ जाता है, क्योंकि एफर्ट्स को अवॉर्ड नहीं होता,
रिजल्ट्स को अवार्ड मिलता है, तो वो एफर्ट्स के मिस कर जाते हैं। यार ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या फिटनेस है, लेकिन उस फिटनेस के पीछे का प्रोसेस तो नहीं दिखा। तो आज सबको पता है कि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिटनेस को करने का प्रोसेस करने के लिए कोई रेडी नहीं है। उस इमोशनल फ्रस्ट्रेशन के और पर्सनल डाउट के फेज से निकलने के लिए कोई रेडी नहीं है। यानी कि लोगों को लगता है यार अगर मैं लेटेस्ट गैजेट ये चीज़ें नहीं रखूँगा तो मेरा ग्रुप के अंदर ये बोलेंगे यार तू तो तेरे तो पास कुछ है ही नहीं। तो शो ऑफ का सिंड्रोम जिस इंसान के अंदर है वो इस फाइनेंशियल फ्रीडम से बाहर नहीं निकल सकता। शो ऑफ का सिंड्रोम, ये कई सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे कि फाइनेंशियल का ये अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन हो जाना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। तो इनकी एग्जैक्ट रियलिटी को ना पहचानना, तो वो कभी भी नहीं निकलेगा, चाहे उसकी आमदनी कितनी हो, चाहे उसको पैसा कितना हो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि कभी हम एक थैला लेके आए थे और या इतना बड़ा एम्पायर आज हमारा, और कई ऐसा भी बोलते हैं कभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी थी, वक्त वक्त की बात, आज नहीं है। तो लोकेश जी, आप क्या मानते हैं कि कहाँ सेविंग करना चाहिए या फिर कहाँ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे अपनी तो लाइफ सही रहे और आने वाली पीढ़ी की भी सही रहे? क्योंकि लोग पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं पूरी जॉब करने के अंदर, पता चलता है एक एंड ऑफ टाइम पर आकर कि यार जॉब करके बड़ी गलती करी, बिजनेस कर लेते तो हमारी आने वाली पीढ़ी आज उस बिज़नेस को चला रही होती। देखो मैं एक बात बोलूँगा कि हर कोई आदमी जॉब के लिए नहीं बना है, हर कोई आदमी बिजनेस के लिए नहीं बना है। कारण क्या है, कई लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने जॉब को छोड़ के बिजनेस करने की कोशिश की, बिजनेस में कामयाबी नहीं मिली तो वो दोबारा जॉब पे आ गए, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना वो उसी काम को करने लगते हैं। मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कुछ काम छोड़ के दूसरा काम किया, उसमें फेलियर मिली तो दोबारा उस पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर वो सर्वाइव करने के लिए वो ट्रेंड थे। अब बिजनेस करने वाले आदमी को बड़ी सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी एडवर्सिटी जो क्वोशंट है यानी कि बुरे हालात में कैसे सर्वाइव करना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मेज पे बैठ के कैलकुलेशन करके इन सब चीज़ों से सारा कुछ नहीं होता। जैसे कई लोग बोलते हैं पैसे से पैसा बनता है, तो एक अंबानी ऐसे भी थे जिनको बहुत पैसा मिला लेकिन बन नहीं पाया आगे। लेकिन मैं कहूँगा आइडिया से पैसा बनता है। अब रही बात सेविंग की, अगर आप किसी मंकी को भी दो ये 100 रुपये हैं, इसमें से 20 एक तरफ रखने, 80 एक तरफ रखने, ये काम तो मंकी भी कर देगा। लेकिन हम अगर मंकी से ज़्यादा समझदार है तो हम 20% भी क्यों नहीं बचा पाते? क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि हमारे ब्लूप्रिंट वैसे नहीं है जो हमें फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएं। तो इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो एम्प्लॉई है उसका फाइनेंशियल ट्रैक से बाहर निकलने का रास्ता अलग होगा, जो बिजनेसमैन है उसका निकलने का अलग होगा। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। जो जॉब वाला इंसान है उसको अपनी नीड वांट्स को देखते हुए शुरुआत में बड़ी सारी सेविंग करनी पड़ेगी, और एक की बजाय 2 जॉब लगा लो, या पार्ट टाइम कोई छोटा मोटा काम लगा लो, या फ्रीलांसर लगा लो, या फैमिली में कोई 1-2 हैं तो जो वो अर्निंग करें वो करना होगा। और ये जो शो ऑफ सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखना पड़ेगा, और उन पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे स्टॉक वर्थ वाले स्टॉक में करें या जो ब्लू चिप या जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड आप बाय कर सकते हो, या किसी भी तरीके का छोटा मोटा फ्लैट, या जो अभी अनडेवलप्ड एरिया है जो उसका फ्यूचर में पता है ये डेवलप होगा, जिसकी रेंज बढ़ जाएगी, उस तरीके का छोटा मोटा कर सकते हो। उस सब चीज़ों के लिए EMI ले सकते हो। उसका प्रोसीजर बड़ा लंबा है। और एक चीज़ और, अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि आपको रिटायरमेंट पे पैसे देती है। अगर वही पैसे आप ही की सैलरी में से तो बचा रही है, वही आपको लास्ट में देती है। अगर वो आपको पूरा का पूरा देना शुरू कर दे तो 58 साल की उम्र में तो वो बिल्कुल बेरोजगार की तरह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि इसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो पैसे को सेव करे, इसलिए ज़बरदस्ती सेविंग करवाई जाती है ताकि बुढ़ापे के लिए इसके पास कम से कम इतना पैसा हो। और फिर भी समझाया जाता है कि इस पैसे को एकदम लोगों की सलाह पे मत वेस्ट करना। अगर वही पैसा उनको टाइम के साथ मिल रहा होता तो उनको खर्च कर चुके होते, तो जैसे थोड़ा थोड़ा वो पैसा उनको मिला और वो सारे को खर्च कर देते, तो ऐसे वो थोड़ी थोड़ी अगर सेविंग करेंगे तो वो सारे बहुत बड़ी अमाउंट सेविंग कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 10% सेव करें तो हमारा लाइफस्टाइल डाउन नहीं जाता, तो उससे बहुत सारी सेविंग हो जाती है। उस सेविंग को इन्वेस्ट करो और लाइबिलिटी एसेट्स में फ़र्क लगाओ और शो ऑफ सिंड्रोम, इन सब चीज़ों से बचो, तो धीरे धीरे आप उस ट्रैक पे आने लगेंगे कि आप पे थोड़ी ऐसी बफरिंग हो जाए कि आप लाइफ में कोई छोटा मोटा रिस्क लेके कोई काम शुरू कर सकते हो। और फाइनेंशियल विजडम को लेके कई बुक्स भी पढ़नी चाहिए, ताकि फाइनेंशियल विजडम को लेके बुक्स पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा फोकस, एक नज़रिया, एक ऐसा लेंस मिल जाता है कि अगर आपके आगे से कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जा रही है तो आप उसको पकड़ पाते हो, आप उसको समझ पाते हो। अब नए नए जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो स्टार्टअप लोग इतना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं,
तो उनको वो एक इंट्यूशन आई, वो उस फ्रीक्वेंसी पे हैं कि उस आइडिया को पकड़ सकते हैं, उसको एनकैश कर सकते हैं। अब जो अपनी उस चीज़ को डेवलप ही नहीं करेगा, तो जो जौहरी नहीं होगा उसको पीतल सोने में फ़र्क भी नहीं लगेगा। तो वो इंट्यूशन को डेवलप करना एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। तो जो जॉब वाला है वो उसको बड़ा छोटा छोटा स्टेप करके करना पड़ता है, और साथ में जो बिजनेस वाला है उसको ये देखना पड़ता है कि मैं टाइम से 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल आगे कैसे चलूँ। उसको ये देखना पड़ता है अब की बार कौन सा ऐसा आइडिया है जिसको मैं बहुत जल्दी एनकैश कर सकता हूँ। तो मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक छोटे छोटे काम शुरू किए, लेकिन वो उन्होंने टाइम से पहले किए, इससे पहले कि वो काम पिटते, उन्होंने टाइम से पहले की और बहुत अर्निंग करी। और जो लोग करते हैं ना कि ये कर लो, इन्होंने, लोगों ने इसमें इतना पैसा कमाया, ज़्यादा करते हैं। भीड़ तो हलाल होने के लिए आती है, तब तक तो उसमें से सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। जब भी जैसे कोई नई चीज़ आती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आता है, तो उसकी कॉस्ट उससे 1000 गुना तक ज़्यादा होती है। क्योंकि पुराने टाइम में आप देखो जो वीसीआर थे ना, उनको खरीदना और 1 एकड़ लैंड खरीदना सेम प्राइस पे थी। 7000 में ही 1 एकड़ लैंड आता था और 7,000 रुपए के अंदर एक वीसीआर आता था। आज 1 एकड़ लैंड के अंदर कितने वीसीआर आएंगे? बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो उन्होंने कितनी अर्निंग करी? 1 ही एकड़ लैंड के अंदर एक बाइक आती थी, और 1 ही एकड़ लैंड, उसी प्राइस में 1 एकड़ लैंड भी आता था। लेकिन लोगों को ये चीज़ की समझ नहीं थी कि ये टाइम के साथ डेप्रिशिएट होने वाली चीज़ है, ये टाइम के साथ एप्रिशिएट होने वाली चीज़ है। तो जिस इंसान में इस तरीके की इंट्यूशन आ जाती है, तो वो अपनी उन लाइबिलिटीज़ को लेटर स्टेज के ऊपर फुलफिल करता है। और सारे शौक पूरे करने चाहिए, लेकिन कैसे मैनेज करें उस प्रोसेस को सीखना चाहिए। जीवन भर कंजूसी करके, पैसे बचा के, अपने अरमान मार के वो जीना, तो मैं कहूँगा कि इतने सुख सुविधाएं, इतनी मौज इस प्लेनेट पे आज की तारीख में, जितनी अबेंडेंस में ये सारी चीज़ें हैं, अगर उनको भी इंसान ने अगर इंजॉय नहीं किया, तो वो फाइनेंशियल विजडम या इंटेलिजेंसी की कैटेगरी में नहीं आती। चलिए, जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा होगा, आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं भी खुद आपको इतना सुन रहा हूँ, मेरे सवाल नहीं थे कि पूछूं क्या मैं आपसे, लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है कि फाइनेंस फ्रीडम कैसे ली जाए। और भी अगर कोई सवाल होंगे तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आपने आज टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको लोकेश जी, और बहुत बारीकी से आपने चीज़ें समझाई है। एक लास्ट सवाल मैं लूँगा, आपने आपके जीवन के अंदर कौन सी ऐसी गलती की है जो आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलती मेरे से हुई है और ये आज की पीढ़ी, आज का यूथ ना करे? देखो, मैं अगर ये सोचूं कि मेरे से कौन सी गलती हुई है, मैं ये कहूँगा कि पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे थोड़ी सी इंट्यूशन पहले दे दी, या मैं कुछ ऐसी बुक्स के संपर्क में टाइम से पहले आ गया और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। वैसे तो जैसे मैंने डबल मास्टर डिग्री, डबल कई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से अलग अलग तरीके की मास्टर डिग्रीज़ ली हैं, तो मुझे लगता था कि ज़्यादा एजुकेशन से बहुत कुछ हो सकता है। तो लेकिन जब तक मैं 2 मास्टर डिग्री और 2 बैचलर अपनी कर चुका था और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो मुझे तब ये लगा कि इसका फाइनेंशियल फ्रीडम से लेन देन नहीं है। तो उसी दौरान मैं कुछ बुक्स के संपर्क में आया, तो जिनको मैंने पढ़ा तो मुझे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा असलियत में नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर डीप थिंकिंग करी और मैं फिर ये समझ पाया कि मुझे अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को चेंज करना है। तो वो ब्लूप्रिंट चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे टाइम से पहले मिल गई। तो उन चीज़ों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और फिर मैंने उनको बहुत शिद्दत से अपने अंदर इम्बाइब किया, और उनको इम्बाइब करने से जो मुझे आउटपुट मिलने शुरू हुए, उन आउटपुट से मुझे हौसला बढ़ता चला गया और मुझे गलती करने के मौके नहीं लगे। अगर मैंने कोई गलती करने का दिमाग में ही प्लान बनाया होगा, तो मतलब जो दिमाग में प्लान बनाया, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता तो वो गलती हो सकती थी, लेकिन वो दिमाग के लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो गई। तो इसीलिए मेरी स्पीड ज़रूर थोड़ी स्लो ज़रूर रही, पर इसमें गलतियाँ नहीं इतनी रह पाई। वो मेंटल लेवल पे ही गलती सॉर्ट आउट होती चली गई, और मैंने बहुत डीप से, बहुत ही शिद्दत से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी। और मैंने फिर इस चीज़ों को फिर अपने दोस्तों और सर्कल में भी डिस्कस किया, तो मैंने ये पाया कि बहुत कम लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर पाए, और जो लोग रेजोनेट कर पाए उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी तरक्कियाँ करी, और जो रेजोनेट नहीं कर पाए उनको आज भी लगता है कि कोई टिप्स मिल जाए जिससे कि पैसे आ जाएं और समस्या दूर हो जाए। तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आप हमें रिकमेंड करेंगे कि पढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में? एक बार तो ज़रूर आप इन चीज़ों को पढ़ें और उसके बाद में उस पर अमल करें। देखो, मैं बोलूँगा कि जो सबसे बेसिक चीज़ है
जो बेसिक फंडामेंटल को या फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाइफ में लेके आती है, वो हर किसी को पढ़नी चाहिए। लेकिन वो एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसको लॉजिकली ही समझेंगे। जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे वो फिर सोचोगे यार इस पहलू पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर आप एक आध बिजनेस करोगे, फिर दोबारा उसको पढ़ोगे, अरे ये चीज़ भी मेरे से रिलेट कर रही थी। क्योंकि जब तक आपने किसी चीज़ का अनुभव नहीं किया तो वो शब्द आपके लिए सिर्फ शब्द होते हैं। जब आपने किसी चीज़ का अनुभव कर लिया, उस प्रोसेस से गुजर गए, तो आप शब्द को अपने से कोरिलेट करते हो। तो मैं एक बुक का नाम लूँगा जिसका मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को बेसिकली इस चीज़ को कई बार पढ़ना चाहिए अपनी अलाइनमेंट के लिए। तो वो है बेबीलोन का अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन। जब ये इंसान ये पढ़ लेगा तो उसको अपनी बड़ी सारी ब्लूप्रिंट का एहसास होगा कि ये मैं करता किस तरीके से था। वो बुक खैर 18 समथिंग में लिखी गई थी, कई मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, पर फाइनेंशियल के सिस्टम वही हैं। क्योंकि पहले मनी जो था वो गोल्ड में होता था, फिर वो धीरे धीरे नोट्स में आने शुरू हुआ, फिर वो करेंसी में हो गया, फिर वही डिजिटल हो गया, अब वो बिल्कुल ही वर्चुअल हो गया, वो प्लास्टिक कार्ड में भी आया। तो इसी तरीके से रूल रेगुलेशन वही हैं, सिर्फ उसका फॉर्म बदल गया है। तो इसलिए रूल रेगुलेशन नहीं बदले। तो उसमें आपको थोड़ा पुराने जैसा जरूर लगेगा, क्योंकि चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन अलाइनमेंट ठीक करने के लिए बेसिक मैं बोलूँगा वो एक ऐसी है जिसको करने से आदमी अपने फाइनेंशियल जो एथिक्स अच्छे कर सकता है, अपनी जो गलतियां हैं उन चीज़ों को सुधार सकता है, या उसकी साथ अलाइन कर सकता है, जिससे कि अगर जिस इंसान ने उस चीज़ को पढ़ के अपना लिया, तो मैं बोलूँगा 10 साल एक लंबा पीरियड मैंने बता दिया, 10 साल के अंदर वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लेगा, अपने शौक और लाइबिलिटीज़ को, सब चीज़ों को मैनेज करना सीख लेगा। जितनी अगर उसने, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी, उसकी डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस चीज़ से सीखने की। क्योंकि क्लास के अंदर टीचर एक होता है, वो सबको बताता है, लेकिन मेरिट में बच्चे पास होने वाले सारे नहीं होते। तो इसके अंदर टीचर का कसूर नहीं है, तो कुछ करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है। लोकेश जी, बहुत बारीकी से आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई है, तो मेरे तो जहन के अंदर बैठी है कि हाँ यार ये गलती अपन कर रहे थे और आगे नहीं करनी। और ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ में आई होगी कि यार कौन सी गलती करनी, कौन सी नहीं करनी। क्योंकि टिप्स और इस तरह के पॉडकास्ट तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, आज ये कर लो वो कर लो, लेकिन आज जो आपने बातें बताई है शायद ही ये सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हो, और अवेलेबल भी होगी तो बहुत कम लोगों ने देखी होगी और लोग इससे सीखेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो थैंक यू राहुल जी, आपके प्लेटफॉर्म पे हम मुझे इतनी अच्छी बातें करने की, इतना अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, तो इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हमको ज़रूरत होगी या व्यूअर्स को ज़रूरत होगी तो आप अवेलेबल रहेंगे। इसी के साथ में हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। तो इसी तरह के और पॉडकास्ट और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। यहाँ कोई भी चीज़ पेड नहीं होती है, कोई प्रमोशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि आपको अच्छी नॉलेज और अच्छी जानकारी मिले और उससे आपकी ज़िंदगी बदले। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।